जगत गुरु को याद करते हुए आज का विषय जो है अधर्मियों को लेकर के है। और हमारे लिए हमारा पुनीत कर्तव्य है कि जितना उल्लेख हम धर्म का करें उतना ही अधर्म का भी करें, क्योंकि अधर्म की पहचान न हो तो धर्म लोग नहीं पहचान पाएंगे कि धर्म होता क्या है। तो आज का विषय जो है अभी निकट अतीत में हाल फिलहाल में जो बांग्लादेश में हुआ है उसको सबको ज्ञात है, सबको पता है कि शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा और एक बिल्कुल ही कहिए अवैध सरकार वहाँ बनी है। लेकिन इसका जो रहस्योद्घाटन है 5 अगस्त के बाद, आप समझिए 1 महीना 1.5 महीना कह लीजिए बीतने के बाद अमेरिका में हुआ। रहस्योद्घाटन हुआ है क्लिंटन के सामने, और क्लिंटन का जो एक क्या है क्लब है वो उसमें हुआ है फाउंडेशन। और दीदी ये इतना मतलब विक्षोभ भरा मामला है, इतना दुखद है, कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है ये हमारे लिए आपके लिए अकल्पनीय है। यह व्यक्ति यूनुस क्लिंटन को बता रहा है कि बांग्लादेश में जो हुआ उसमें कुछ भी स्वतः स्फूर्त नहीं था, छात्रों का आंदोलन नहीं था, और ये जो पीछे एक व्यक्ति खड़ा है मोटा सा टाई लगाया हुआ, वही असली रणनीतिकार है जिसने पर्दे के पीछे से ये सारा धंधा करवाया और लंबे समय से कहिए कि बनाई गई ये रणनीति थी। इसकी जो आत्म स्वीकृति है इसकी संसार में घोर निंदा होनी चाहिए, लेकिन निंदा नहीं हो रही है। आप देखिए ये कितना कहिए कि लज्जाहीन व्यक्ति है कि ये यही बात बोल रहा है, इसको दिखा रहा है कि ये व्यक्ति है जो पर्दे के पीछे से, और ये भी कह रहा है कि इसको कोई पहचानता नहीं है और इस व्यक्ति ने ये सारा काम कराया। इससे क्या हुआ है कि भारत का और मोदी सरकार की जो विदेश नीति है उसकी गहराई का भी पता चलता है। क्यों हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्ति से मिलने को स्वीकृति नहीं दी? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को पता था कि यह व्यक्ति मतलब शरीरधारी पिशाच है, मानव शरीरधारी। और आप देखिए बेशर्मी कि क्लिंटन ताली बजा रहा है, और यह अमेरिका का भी रहस्योद्घाटन है कि अमेरिका संसार में कितने घिनौने कृत्य कर सकता है। इसको मानवता से कोई लेना देना नहीं है, और यह रहस्योद्घाटन जो है अमेरिका में होता है। इसी के साथ साथ दूसरी जो घटना घटती है वह है शहबाज शरीफ अर्थात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से यूनुस मियां की भेंट। अब इसको आप देखिए कि जो हमारा आज का मुख्य विषय है, मूल विषय है कि हम यदि थोड़ा सा पीछे चले जाएं इतिहास में तो 1947 14 अगस्त को 2 पाकिस्तान बने थे, पूर्वी और पश्चिमी। और पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी के थोड़े ही दिनों बाद जिन्ना वहां पहुंचा था। जिन्ना ने एक भाषण में कहा कि आप सब मुसलमान हैं और आपको भी पाकिस्तान की तरह अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान की तरह उर्दू अपनानी चाहिए। और वहीं से एक प्रकार से आंदोलन आरंभ हो गया, लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और धीरे धीरे वो आक्रोश बढ़ता गया। पाकिस्तान में सत्ता जो है याह्या खान के पास थी, और 1970-71 में जो चुनाव हुआ था 70 में, उसमें अवामी लीग जो पूर्वी पाकिस्तान है उसकी पार्टी को सबसे अधिक सीट मिली थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप स्पष्ट था कि शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाया जाना था, लेकिन याह्या खान ने उस पूरे चुनाव को ही रद्द घोषित कर दिया। स्वाभाविक था कि पूर्वी पाकिस्तान में लोगों में आक्रोश आता, क्रोध होता, उनको लगता कि हमारे साथ छल किया गया है, कपट किया गया है, और ऐसा ही हुआ।
अब क्या हुआ कि याह्या खान को लगा कि लोगों ने बहुत बड़ा एक वो दिया गया था, हड़ताल करने की घोषणा की थी मुजीबुर रहमान ने पूरे तक उस समय के बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में। उसके प्रत्युत्तर स्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में वहां फौज भेज दी। ये महीना था मार्च का। मार्च से आदित्य जी दिसंबर के आरंभ तक विश्व के इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि ऐसा भीषण नरसंहार हुआ हो। हिटलर ने यहूदियों का संहार किया तो कहते हैं कि उसका समय था कुल मिला के 14-15 साल। स्टालिन ने भी यहूदियों का संहार किया और बाकी लोगों का भी संहार किया, समय लंबा था। माओ ने भी अपने लंबे समय में बड़ी संख्या में लोगों का संहार किया। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में मार्च से दिसंबर, आधा आप लगा लीजिए, 8.5 महीनों की बात है। 8 महीनों में 30 लाख लोगों को मारा गया। यह हाल के वर्षों में किया गया सबसे बड़ा नरसंहार है, लेकिन संसार के मीडिया से ये लगभग गायब है। जिसकी समय समय पर चर्चा होनी चाहिए थी, जैसे यहूदी नरसंहार की हुई है, और हमारे लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि इन 30 लाख लोगों में अच्छी खासी संख्या में हमारे हिंदू भाई भी थे जो मारे गए। तो अब आप सोचिए, अच्छा, इनमें से बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। वह जो अत्याचार था पूर्वी पाकिस्तान में, उसका एक दूसरा पक्ष था। पाकिस्तान के फौजियों का कहना था, जो कि पंजाबी होते थे अधिकतर, कि हमें बंगालियों की नस्ल बदल देनी है, इतनी संख्या में बलात्कार करना है। जब ये पाकिस्तानी फौजी भागे थे तो उसके बाद उनके बैरक में और उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पाई गई। इन महिलाओं को कैप्चर किया गया था और उनके साथ रात दिन बलात्कार किया जाता था, अर्थात वो कैप्टिव थी। शेष बाहर जो बलात्कार होते थे वो तो थे। अब आप ये 1 मिनट के लिए सोचिए कि जिन लोगों ने या जिस देश ने इतना बड़ा अत्याचार किया हो, उस देश ने आज तक यह भी नहीं कहा हो कि हमें क्षमा कर दो या हमने गलती की, कभी नहीं कहा। उसके प्रधानमंत्री से यूनुस मियां ने गलवैयां लगाया है। यह इस्लाम का असली चरित्र है। मुसलमान मुसलमान को मारे तो वो कोई बात नहीं, दूसरा कोई मारे तो समस्या है। और दूसरा ये दिखाता है कि अब यूनुस मियां किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो यूनुस मियां जो है वो बांग्लादेश को पूरी तरह इस्लामी बनाना चाहते। इस्लामी राष्ट्र तो पहले भी था, लेकिन अब उनका होगा कि जिहादी राष्ट्र हो जाए, शरिया से चले, ऐसा हो जाए। तो आप ये देखिए कि जिसने मारा, जिसने इतना अत्याचार किया, आज बांग्लादेश उसी के पास गया है। दूसरा, अमेरिका को ले लीजिए। अमेरिका ने जो काम किया है, अमेरिका किसी का नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने आज तक ठगा नहीं। अमेरिका के संस्कार में ही मित्रता नहीं है, या मित्रता करने की कोई सुदीर्घ परंपरा हो, ऐसा भी नहीं।
भारत ने सोवियत संघ से या रूस से एक बार मित्रता की, वो मित्रता आज तक जग जाहिर है और वो चल रही है। दोनों ही देश कितने ही मंचों पर इस बात की पुनरावृत्ति कर चुके हैं। क्या मित्रता का ऐसा कोई उदाहरण अमेरिका के पास है? निकट देश के साथ तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सबको उसने समय समय पर पीटा है या छला है। अमेरिका से दूर बैठा भी कोई देश ऐसा नहीं है जो उसके साथ ये दावा करके कह सके कि हमारी आपकी मित्रता है। तो क्या हम ये मान के चले कि कल को किसी भी समय वो यूनुस मियां को भी ठग सकता है, इसको भी धोखा दे सकता है, उसको भी छल सकता है? और यह भी बड़ी बात है कि जिस समय 1971 की घटना मैं बता रहा हूं, मार्च से लेकर के दिसंबर तक जब यह भीषण नरसंहार चल रहा था पूर्वी पाकिस्तान में, अमेरिका सरकार ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि हास्यास्पद और चिंताजनक बात तो यह है कि उसने अपना बेड़ा भेजा अंत में। तो आप ये समझिए कि हमारा जो संकेत है वो केवल पाकिस्तान को लेकर के नहीं है, बल्कि अमेरिका को लेकर के भी है, और तीसरा संकेत चीन को लेकर है कि जो स्थिति अमेरिका की है कि उसने ऐसा कोई है नहीं जिसको नहीं ठगा हो, वैसे ही चीन है। चीन ने भी किसी को छोड़ा नहीं है। परिणाम इसका यह है कि यदि पूर्वी पाकिस्तान जो पहले था 71 में बांग्लादेश बना, आज यदि इन तीनों देशों के निकट जाता है तो उसकी वही दुर्गति होनी सुनिश्चित है जो आज पाकिस्तान की हो रही है, जो रोटी रोटी के लिए तरस रहा है। और अब तो हमारा जो सिंधु समझौता है, सिंधु जल समझौता, उसके बाद वो बूंद बूंद पानी को भी तरस के मरेगा। अब थोड़ा सा बांग्लादेश की आज की स्थिति पर मैं आता हूं संक्षेप में। 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। बहुत वर्षों पूर्व मैंने एक लेख लिखा था बांग्लादेश पर, जिसमें मैंने बताया था, इकोनॉमिक्स में जिसको कहते हैं सिंगल इंडस्ट्री सिंड्रोम। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, हाँ, तो सिंगल इंडस्ट्री सिंड्रोम का मतलब ये है कि बड़ा देश होकर के भी, 17 करोड़ का देश होकर के भी, केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां बनी, वह सब भी भीख मांग के बनी। मशीन आई कभी कोरिया से, कहीं कहीं से, कहीं कहीं से, ऐसे करके आई। और बाद में तो बहुत बड़ा सहयोगी देश भारत बन गया। भारत के व्यापारियों ने वहां पूंजी लगाई, भारत ने डिजाइन दिया, भारत ने सब कुछ किया। अब तो ये हालत थी कि भारत के जो स्किल्ड लोग थे वो भी बांग्लादेश में गए थे, और अभी जो ये हंगामा हुआ उसमें उनको निकालने में भारत सरकार को काफी कठिनाई भी हुई है। तो एक प्रकार से बाहर के देशों ने इस इंडस्ट्री को बिठाया था, परंतु सच ये है कि इस इंडस्ट्री के कारण लाखों लोगों को वहां पर रोजगार मिलता था और बांग्लादेश को विदेशी मुद्रा मिलती थी। यह फंडामेंटल कारण है कि आपको पश्चिमी पाकिस्तान आज तक 23 बार डिफॉल्ट होने के कगार पर आया है और 23 बार आईएमएफ गया है, लेकिन उसकी तुलना में इसकी बांग्लादेश की स्थिति अच्छी रही है क्योंकि इसने विदेशी मुद्रा कमाई है। तो पहला आघात इसको उसी पर लगा है। जिस दिन शेख हसीना वहां से निकली है, संसार के जो ऑर्डर बांग्लादेश को मिले हुए थे वो सारे ऑर्डर भारत को शिफ्ट हो गए, और भारत उन ऑर्डर को अब फुलफिल कर रहा है। बांग्लादेश 3 तरफ से भौगोलिक जो सीमा है उसकी भारत से जुड़ी हुई है, अर्थात 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ देश है, और जो नीचे समुद्र है उस पर भी भारत का नियंत्रण है।
एक प्रकार से। तो आप समझिए ये भारत से चारों तरफ से घिरा हुआ देश है। अब इसका परिणाम यह है कि भूमार्ग से जितने भी यातायात के साधन थे, जैसे भारत से अनेक ट्रेन गई थी, ट्रेनें जा रही थी, बस जा रही थी, वो सब रोक दी गई। तो क्या हुआ है कि व्यापार जो है उनका ठप बैठ गया। उसके बाद भारत से ही बिजली जाती थी अधिकतर, और जो बिजली बांग्लादेश बनाता है उसके लिए भी डीजल भारत से जाता था। अब जो बिजली भारत से जाती थी उनमें बहुत बड़ा शेयर अदानी का है, और अदानी ने इनको एक बिल थमा दिया है जो लगभग $1 बिलियन का है। बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है, वो डिफॉल्ट कर सकता है। इसी तरह रूस ने बहुत पैसा दिया था, रूस ने भी उससे पैसा मांग लिया है। तो आज की बांग्लादेश की जो स्थिति है वो यह है कि अब थोड़े दिन में उसके लिए भोजन, जल, बिजली, सबका संकट जो है वो उसके सामने आ खड़ा होगा, बल्कि आ गया है। और इस बात को इसकी सरकार भी समझना चाह रहा है। यही कारण था कि यूनुस जो है हमारे प्रधानमंत्री से मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन भारत की ओर से ऐसा कोई संकेत उनको नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि पहले तुम सुधरो, तब हम तुमसे बात करेंगे। दूसरा ये पहलू है जो उसकी जो खुफिया जानकारी है, वो मैं मानता हूं कि संसार में और किसी को हो नहीं हो, भारत को सब कुछ की जानकारी थी, और उसी का परिणाम है कि शेख हसीना आज जीवित है। शेख हसीना वहां से आई नहीं, भारत सरकार ने शेख हसीना को उन दरिंदों की गिरफ्त से निकाल के अपने यहां लाया। यह भारत की शक्ति है, या आज के भारत की शक्ति है। यदि 30, 40, 50 वर्ष पूर्व का भारत होता तो शायद ये संभव नहीं होता। बांग्लादेश की और पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान की में बीच में जो एक मौलिक अंतर है वो यह है कि पाकिस्तान के पास फिर भी सैनिक है, और वो भी 5-6 लाख है, जो डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा है उनकी आबादी की तुलना में। बांग्लादेश के पास सेना नहीं है। तो बांग्लादेश एक तरह से बहुत ही दुर्बल राष्ट्र है। इसके पास कोई सैन्य शक्ति नहीं है, आज तक इसको किसी तरह के युद्ध का अभ्यास नहीं है, न इसने युद्ध की कल्पना की है, न इसने युद्ध किया है। तो इस प्रकार आप मान के चलिए कि ये पूरी तरह भारत के से घिरा हुआ, भारत पर आश्रित देश बना हुआ था पिछले 50 वर्षों से। इसलिए जिसको कहते हैं सारे लीवर भारत के हाथ में है, ये सच है। तो आने वाले समय में बांग्लादेश वही करेगा जो भारत चाहेगा, और अंततोगत्वा उसको सही रास्ते पर आना पड़ेगा। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इजराइल ने नसरुल्लाह को मारा है, जो मैं मानता हूं पिछले जब से हमास के साथ उसका युद्ध आरंभ हुआ है तब से लेकर के यह सबसे बड़ी घटना है। और वो भी तब जब वो बंकर में छुपा हुआ था, या छुपा होगा क्या, इतना बड़ा मुखिया था तो उसके लिए कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें होंगी। कैसे मारा है इजराइल ने, इसका विशेष अभी विवरण नहीं आया है, लेकिन यह अभूतपूर्व घटना है। उससे मुझे लग रहा है कि जैसे ईरान के राष्ट्रपति दुबक गए हैं किसी बंकर में, तो इस तरह के तमाम तत्व जो यूनुस मियां तक के हड्डी में कंपन आ गई होगी। और अंतिम वाक्य मेरा यही है कि कुछ जो है इजराइल के भाग्य में लिखा हुआ है, कुछ भारत के भाग्य में भी लिखा हुआ है। तो भविष्य इसलिए उत्तम ही होगा। एक्चुअली मुझे एक आर्मी जनरल ने मुझे बोला था कि जितने बम इजराइल गिराता है उसके 20 गुना ज्यादा हम गिराते हैं। बोलते हैं हमारा जो बॉम्बिंग था कराची हार्बर पे, वो इजराइल ने तो 80,000 किलो गिराया, 80 टन गिराया है गाजा में, उससे थोड़ा ज्यादा गिराया है।
जो भारतीय सेना ने कराची पे गिराया था वो 7 दिन में करीब 2 लाख टन। तो अभी भी पाकिस्तानी दहलते हैं, क्योंकि भारतीय सेना को गॉड ऑफ आर्टिलरी बोला जाता है ना। तो मैं कुसुम एक जी आप, वाक्य और बोलूं दीदी, हाँ बोलिए। एक वाक्य और, आपने जो चर्चा की, मैंने आज ही देखा है बीबीसी पर एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी, उसमें शीर्षक ये था कि भारत में रॉ क्यों बनाया गया, RAW। तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो है किसी रॉ चीफ की कथा है, किताब है, उसी पर आधारित है। वो चौंकाने वाले कुछ तथ्य हैं उसमें। 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो युद्ध के अंतिम दिन सच्चाई ये थी कि पाकिस्तान के पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं बचा था, अर्थात उसके पास समर्पण करने का समय आ रहा था, और उसने अपनी पूरी शक्ति से संसार में जिससे भी मांगा, किसी ने हथियार नहीं दिया। और ये भी देखने वाली बात है कि यहां अमेरिका किसी का नहीं है, अमेरिका से उसने हथियार मान उसको दिया। तो भारत की जो सेना थी उसका कहना था, ये बहुत बाद में मालूम हुआ, भारत की सेना प्रमुख ने ये जानकारी दी थी रॉ के चीफ को बाद में, कि यदि हमें कहीं से ये सूचना मिल गई होती, खुफिया गुप्त सूचना, तो हम तो कमाल कर देते। तो आप सोचिए कि ये सूचना मात्र नहीं थी भारत के पास, और भारत के साथ एक प्रकार से छल किया गया कि हम दोनों लड़ रहे हैं और लड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो सीज फायर कर लें। वो सीज फायर जो वो छल था, और उसको फिर हमारे शास्त्री जी को सोवियत यूनियन बुला लिया गया और वहां उनकी रहस्यमयी मृत्यु भी हो गई। तो हमारी वीरता में, हमारी शक्ति में कभी कोई कमी नहीं रही है, और पाकिस्तान ने छल किया है, फिर भी 4 बार युद्ध किया, 4 बार हारा ही है। बस इतनी टिप्पणी थी। हाँ।